हमने हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया था, है ना। जब भी हम किसी थ्योरी में वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स, इनकी बातें करते हैं तो ये मान लीजिए कि हम हाइगन्स प्रिंसिपल से ही काम कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन हमने प्रूफ कर लिया था, अब हमें प्रूफ करना है, सॉरी रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया था, अब हमें प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन। तो लिखिए रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखना वेव थ्योरी। हम कहते हैं फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। हालांकि दोनों में स्टेप सेम है, सिर्फ डायग्राम चेंज करूंगा मैं, ठीक है। बट दो तरह से हो सकता है ये, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। मैं एक ही कराऊंगा, एक में कह दूंगा, बाकी सब सेम करना है। सपोज कीजिए ये कोई मीडियम है N1 और ये कोई मीडियम है N2 और N1 इज लेस देन N2। ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है इस तरह से, और हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जब ये वाली रे यहां पर है और यहां से एक वेव फ्रंट खींचा तो ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहां पे हमने खींच लिया नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ये भी क्या हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अब मैं इसका नाम वही देखता हूं, ए से बी, ए बी वेव फ्रंट है। जितने टाइम में बी वाला जो पॉइंट है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं यहां से वो यहां पर पहुंची हैं, उतने टाइम में ये यहां कहीं आ चुका होगा। तो यहां पे भी एक मैं वेव फ्रंट खींच देता हूं, ये रहा। वेव फ्रंट कैसे खींचते हैं, रे के परपेंडिकुलर प्लेन, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव टेड वेव फ्रंट। तो ये था आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रहा आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंगल्स की बात करें तो हमने पहले भी निकाला हुआ था कि ये वाला एंगल होगा आई, पिछली बार भी निकाला था हमने, ठीक है। और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास आर था, है ना, ये वाला। अच्छा ये तो आर होगा ही सर, इसको बात ही नहीं कर रहा मैं। आइए तो इसको भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके लिए भी। ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल। तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये हो गया मेरे पास आर, तो ये वाला हो गया मेरे पास, ये 90 डिग्री होगा ना ये वाला भी एंगल, 90 माइनस आर, और ये आपके पास 90 डिग्री है, और ये आपके पास 90 माइनस आर है, तो ये क्या होगा आर। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास आर, हल्की सी मैथ से और कुछ नहीं है। और इस वेव फ्रंट का नाम मैं लिख देता हूं डी पी, नहीं या फिर वो नोट्स से अलग हो जाएगा, एडेज बीडेज भी कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्रैक्शन को वेव फ्रंट की फॉर्म में है ना। हमने क्या माना है, वही चीज है कि ये वेव फ्रंट ऐसा आया है, ठीक है। अब यहां से जो वेव जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि मीडियम में जाते स्पीड कम हो जाती है, जबकि इसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा। बट जितने टाइम में ये वाला वेव फ्रंट, ये वाली वेवलेट यहां आएगी, उतने टाइम में ये यहां आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब मैं स्नेल्स लॉ प्रूफ कर देता हूं, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो पहले आप ट्राइंगल कंसीडर करते हैं एबीपी, sin i निकालते हैं ना, तो ट्राइंगल एबीपी, और आप देखिए ट्राइंगल एडीपी, एबीपी में से sin i की वैल्यू बताइए।
ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास बीपी अपॉन एपी, ठीक है। अब इस वाले से साइन आर निकालिए, एपी, तो हम कर देते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, क्या बचा, बीपी अपॉन, अगर आप बात करें यहां पे लाइट की स्पीड अगर v1 है यहां से यहां पर, और यहां से यहां पे स्पीड क्या होगी v2, तो मैं कह सकता हूं हेयर bp is equals to v1 into t. If it takes t time from b to p, it will take the same time from traveling from a to d. तो ad क्या हो जाएगा, v2 into t, और आपको पता है मीडियम में v2 की वैल्यू क्या होती है, या नहीं सही है ना, इसको ऐसा कैसे रख दो, है ना। तो ये वैल्यू ऊपर पुटअप करो, साइन आई अपॉन साइन आर, v1 अपॉन v2, यानी कि n2 बाय n1, यानी कि n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यही तो होता है ना। ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यही क्या है, स्नेल्स लॉ। ये प्रूफ हो गया। और दूसरा लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन प्रूफ। अब अगर डेंसर से रेयर बोल दे तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए यहां से परपेंडिकुलर डालिए, बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, आई, और ये हो गया, अरे यार डेंसर टू रेयर है ना, ये ए बी, n1 n2, n1 ग्रेटर देन n2, और यहां से ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट, यहां भी हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट, और ये हो गया आपके पास डी पी वेव फ्रंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ आई, ये हो जाएगा एंगल ऑफ आर, यहां से ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, सब कुछ सेम है, स्टेप्स आराम से देख लीजिए। बच्चे कहते हैं कि सर रेयर टू डेंसर करा दिया, डेंसर से रेयर नहीं कराया। छोटे छोटे टॉपिक है और थोड़े से कंफ्यूजियस भी है ये। तो पहला टॉपिक डालिए फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है और पीछे क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन भी करा दूंगा, टॉपिक भी करा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, ना डाउट में आएगा ना कुछ। इतना आसान नहीं जैसे मैं समझा रहा हूं उसको वैसे ही समझ लेना, है ना, इधर उधर मुंह मत मारना वरना समझ में और नहीं आएगा वो। लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स, हाँ फ्रेजनल डिस्टेंस, लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। आइए बहुत ध्यान से समझना है इसको, कि कॉन्सेप्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट वैसे एक ही लाइन का है और डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट चीजें समझ में आएंगी तो क्वेश्चन कर पाओगे। सपोज कीजिए ये आपके पास एक सिंगल स्लिट है और यहां पर यह है आपके पास एक सोर्स,
सोर्स से लाइट रे जाती है ऐसे, और ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर आपको मिलता है ब्राइट। अगर आप ध्यान दें तो मैंने लाइट रे बिल्कुल सीधी बनाई है, और किसका सहारा लिया है? रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि लाइन रे ऑप्टिक्स क्या कहती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है लाइट। क्लियर? बट हकीकत क्या है पहले देख लो। अगर ये डिस्टेंस a है, हकीकत ये है कि ये लाइट रे यहां से ऐसे मुड़ती है, और यहां पर ऐसे मुड़ती है, और दरअसल हमें मिलता है ये वाला ब्राइट मिलता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? वेव ऑप्टिक्स। तो रियलिटी में आपको ये चीज ब्राइट दिखती है, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यहां दिखनी चाहिए। अगर हम यहां से इसका एंगुलर विड्थ निकालें, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये चीज अगर मैं थीटा बोल दूं, तो अब आप ध्यान देखिए, ये जो एंगुलर विड्थ है ये बेसिकली एंगुलर स्प्रेड या रेडियल स्प्रेड है कि लाइट रे कैसे कैसे फैल जाती है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ओ शिट, ये एग्जैक्ट क्यों नहीं बना मेरे से? अगर आप यहां बात करें तो ये डिस्टेंस जो हम लेते हैं यहां से यहां तक की, यहां पे क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट डार्क। यहां क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट डार्क। इसीलिए आप इस चीज को एक जीरो ब्राइट कहते हो, है ना? यही जीरो ब्राइट होता है। इंटेंसिटी कर्व अगर मैं ढंग से खींचू तो इसी को तो जीरो ब्राइट कहते हो। ये पूरी लेंथ कितनी होती है? 2 बीटा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल है। बट एंगुलर पोजीशन अगर बात करूं इसकी यहां से यहां तक की, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके लिए? लैम्डा बाई ए, है ना? y क्या होता है आपको याद होगा? y होता है आपके पास पाथ डिफरेंस अपॉन, सॉरी, कैपिटल डी अपॉन ए। और ये क्या है? फर्स्ट डार्क है। फर्स्ट डार्क है तो यहां क्या आ जाएगा? लैम्डा। तो y इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। और अगर आप इस थीटा एंगल की बात कर रहे हो इतने की, तो ये थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये डिस्टेंस मैं कह देता हूं d है, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। क्लियर? अब जरा सोचो, मैं इसके पहले बात करता हूं। इसके पहले अगर बात करोगे तो यहां पर एंगुलर स्प्रेड और लीनियर स्प्रेड ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, इस डिस्टेंस की, तो यहां पर जो ये वाइड हुआ है, ये वाला वाइड और एंगुलर वाइड दोनों बराबर है। इसके बाद ही वेव ऑप्टिक्स वाला वाइड ज्यादा हो गया, जबकि लीनियर ऑप्टिक्स जो आपकी रे ऑप्टिक्स है वो कम चौड़ी हो पाई। तो अगर मैं यहां तक बात करूं तो यहां तक के रिजल्ट्स रे ऑप्टिक्स के हिसाब से बेटर आएंगे।
है ना। यहां पे भी आपको अगर देखोगे तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से रिजल्ट देने पड़ेंगे कि आपको ब्राइटनेस कितनी बड़ी मिलेगी, कि इतनी ब्राइट, यहां पे ब्राइट कितना ब्राइट मिलेगा, इतना, यहां पे कितना ब्राइट मिलेगा, इतना, यहां कितना ब्राइट मिलेगा, इतना, इतना। लेकिन इसके बाद जाओगे तो कौन डोमिनेट कर जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स सिर्फ यहीं तक वैलिडेट कर पाई। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट अप टू विच रे ऑप्टिक्स वैलिडेट्स इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अब हमने यही डिस्टेंस को फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्यों बोला है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत रेयरली आपको कहीं मिलेगी। जब ये, अगर मैं इस स्क्रीन को उठा करके यहां ना करके यहां रख दूं और मैं मान लूं कि यहां मेरी स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए स्मॉल है, और ये डिस्टेंस भी क्या आनी चाहिए, स्मॉल है। कितनी डिस्टेंस तक आप रे ऑप्टिक्स को वैलिडेट मानोगे, जब तक कि दोनों का एंगुलर स्प्रेड और रे ऑप्टिक्स का स्प्रेड बराबर ना हो जाए। और ये वो डिस्टेंस होती है जहां पर ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, इस विड्थ के, ए के बराबर। यानी कि अगर मैं अपनी स्क्रीन को यहां रख दूं ए बी पोजीशन पर, ए बी पोजीशन पर मैं अपनी स्क्रीन को रख देता हूं, तो आंसर चाहे रे ऑप्टिक्स से दे दो चाहे वेव ऑप्टिक्स से दे दो, बात एक ही आना है। तो मैं यहां देखता हूं, बोलो भाई, अगर मैंने अपनी स्क्रीन को यहां रखा तो रे ऑप्टिक्स बोलेगी भाई इतना सारा वाइट मिलेगा आपको, सॉरी वेव ऑप्टिक्स मिलेगी ये ब्राइट मिलेगा, है ना। और रे ऑप्टिक्स कहेगी कि साहब ब्राइट तो हमारे लिए इतना ही है, ये रे ऑप्टिक्स कह रही है। लेकिन मैं यहां पे स्क्रीन रख दूं तो रे ऑप्टिक्स भी वही बोलेगी जो वेव ऑप्टिक्स बोलेगी। फिर दोनों बराबर ही तो आएंगे, बनेगा तो ये रे ऑप्टिक्स कहेगा कि मेरे लिए ब्राइट ये है, वेव ऑप्टिक्स कहेगा मेरे लिए भी तो यही है। तो अगर मैं बात करूं, इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए बी, तो रे ऑप्टिक्स से निकालता हूं, रे ऑप्टिक्स बोलती है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू ए बाय जेड एफ। वेव ऑप्टिक्स ये किसके बेस पे निकला, रे ऑप्टिक्स के बेस पे, है ना। और अगर मैंने यहां स्क्रीन रख दी तो वेव ऑप्टिक्स बोलती है, थीटा निकालना है ना आपको, थीटा क्या होगा आपके लिए, y बाई डी, है ना। अगर आप इतनी डिस्टेंस मान के भी चल रहे हो तो ये हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, है ना। और अब आप यहां ले आए तो यहां क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू वाई बाय डी, हियर y इज इक्वल टू ए एंड d इज इक्वल टू जेड एफ। बताइए बात समझ में आई। अगर आपकी स्क्रीन ए बी पर है तो y आपका ये कहलाएगा, यानी कि a के बराबर, और डिस्टेंस ये कहलाएगी यानी कि जेड एफ के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू वाई क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, और कैपिटल डी की जगह क्या लिख दूंगा, जेड एफ, और डी की जगह जेड एफ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। उड़ गए तोते। ओके, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल ब्राइट
एंगुलर स्प्रेड में नहीं बोलूंगा, एंगुलर स्प्रेड का आधा, थीटा इज इक्वल टू वाई बाय डी। तो थीटा क्या आ गया, वाई की वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाई ए डिवाइडेड बाई डी, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। बोल सही बात है ये। और वेव ऑप्टिक्स के लिए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। क्लियर, दोनों को इक्वेट करो, ए अपॉन जेड एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो ये हो जाएगा जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा। ठीक है, यहां पर ए आपके पास स्लिट विड्थ, और मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजनल जोन, इसको बोलते हैं हम फ्रेजनल जोन। तो ए बेसिकली कह सकते हो स्लिट विड्थ है और रेडियस ऑफ फ्रेजनल जोन। तो फ्रेजनल जोन क्या है, इतना। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए। किसमें, इसमें हाँ, अगर यहां देखूंगा तो यहां मिलेगा। हाँ, इसमें यहाँ है, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से नीचे आपने फर्स्ट डार्क बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? रे ऑप्टिक्स के हिसाब से नीचे फर्स्ट डार्क बनाया मतलब यहाँ, अरे नहीं ये वे ऑप्टिक्स के हिसाब से बनेगा ये, कुछ नहीं ये यहीं तक है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा है वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से। ये आपका फर्स्ट डार्क है, ये आपका फर्स्ट डार्क है ना। एनसीईआरटी में ये कोई ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है ना, किसी बुक में मिलता है। ओवरऑल हमें डेफिनेशन याद रखनी है सिर्फ फ्रेजनल डिस्टेंस की, जो भी लिखा दूंगा मैं। भाई सेंट्रल ब्राइट कहां तक होता है, दो डार्क के बीच तक ही तो होता है ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस लूंगा, अगर मैं आधी विड्थ की बात करूं, भाई सेंट्रल ब्राइट की विड्थ क्या होती है, 2 बीटा ना, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। अगर मैं आधी विड्थ की बात करूंगा तो ये लैम्डा डी बाई ए ही तो आएगा, इसी को तो आप वाई कह रहे हो। इसको वाई डैश मान लो, इसमें क्या होगा, वाई डैश इज इक्वल टू ए। अगर स्क्रीन को यहां रखोगे तो वाई उसकी जगह ये हो जाएगा, उसको क्या ही करना। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट विच स्प्रेडिंग ऑफ, at which spreading due to diffraction becomes comparable to the size of the aperture, यानी कि ये जो स्प्रेडिंग हो रही ड्यू टू डिफ्रैक्शन becomes comparable to the size, ब्रैकेट में size A of the aperture, A ऐसे बताया ना, of the aperture। तो स्प्रेडिंग क्या है, थीटा। तो ये स्प्रेडिंग हो रही है यहां से यहां तक, तो ये जो स्प्रेडिंग है वो किसके बराबर हो जाए, A के बराबर। ठीक है, आगे बढ़िए, इसी में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लीजिए। इफ लैम्डा इज स्मॉल, अगर लैम्डा स्मॉल है तो जेड एफ बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस, यानी कि वो लिमिट जहां तक रे ऑप्टिक्स काम करती है वो बढ़ जाएगी। तो हम कह देंगे लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स इंक्रीजेस। और इफ लैम्डा लार्ज है तो जेड एफ
decreases. Limit of ray optics decreases. पीछे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। यह कहता है कि दो पहाड़ियां हैं, समझ लीजिए यह है T1 और यह है T2, दोनों 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहां से एक सिग्नल निकलता है और आप चाहते हो कि रिसीवर एंटीना यह है और इस सिग्नल को, जो इसका लाइन ऑफ साइट है, ये वहां तक पहुंच जाए। बीच में एक पहाड़ी और है, बिल्कुल बीच में, यानी कि 20 किलोमीटर पर, जो इस लाइन से 50 मीटर नीचे है। आपसे बोलता है कि वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन मेरे पास पढ़ के देखो एक बार। फ्रेस्नेल की स्पेलिंग में लास्ट में EL आता है, FRESNEL, है ना, ए नहीं आता। लिखिए, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव? What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between the towers, which can be sent between the towers without appreciable diffraction effect? Which can be sent between the towers without appreciable diffraction effects. चलिए, अब ये पहाड़ी है, अब हम चाहते हैं यहां से रेडियो वेव जो भेज रहे हैं उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी रख सकते हो। देखिए, पहले मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। अगर यहां से लाइट रे जाएगी तो यहां पे एंगुलर स्प्रेड भी होगा डिफ्रैक्शन की वजह से। सपोज करो कोई लाइट रे यहां से आती है और यहां तक आती है, यानी कि फ्रेस्नेल जोन उसका यहां बनता है। एक ये नंबर 1 केस है। नंबर 2 केस ऐसा है, तो फिर ये तो ऐसा कैसे निकल जाएगी ना लाइट रे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो अगर लाइट रे ऐसे आई और इससे टकरा गई तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट करके ये इसके साथ इंटरफेयर कर सकती है और आपको सिग्नल्स को आपके डिस्टर्ब कर सकती है। जो सीधा सिग्नल जा रहा है उसके साथ यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली वेव मिलेगी और दोनों मिलकर के सुपर इंपोज या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कुछ भी कर सकती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो वेवलेंथ है ये चौड़ी तो हो बट इतनी भी ज्यादा चौड़ी ना हो जाए कि इससे भी टकरा जाए। इसलिए हम क्या मानेंगे, उसका मैक्सिमम एंगुलर स्प्रेड कितना होना चाहिए, 50 मीटर, है ना। फॉर दिस A should be less than 50 मीटर, बोलिए। और ये क्या हो जाएगी, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ठीक है। इससे छोटी है इसके बराबर, है ना। और फ्रेस्नेल फॉर्मूला क्या कहलाता था, A² बाय लैम्डा। तो A हो गया लैम्डा इंटू ZF, A की वैल्यू रखना है यहां पर रूट लैम्डा ZF लेस देन 50 मीटर। तो लैम्डा ZF इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, है ना। तो लैम्डा हो जाएगा आपके पास 0.0
इसको जब आप सॉल्व करेंगे -2, तो लैम्डा आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब बताइए वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 12.5 सेंटीमीटर। इससे 12.5 सेंटीमीटर में ये यहां तक आ जाएगा, ये मान लो पूरा यहां तक, और इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो इससे टकरा जाएगा और वापस चला जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। आइए लिखे एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 370। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 370, खोलिए उसको, पढ़ के देखिए एक बार। आया कुछ समझ में? मैं पढ़ के सुनाता हूं। नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सेटिस्फैक्टरीली। इसलिए मुझसे कभी डिफरेंस पूछना भी मत, और ना मैं सेटिस्फाइड कर पाऊंगा आपको। पहली बात ये समझ लीजिए, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यूसेस एंड देयर इज नो स्पेसिफिक कॉमा इंपॉर्टेंट फिजिकल डिफरेंस बिटवीन देम, और ऐसा कोई खास डिफरेंस दोनों में है भी नहीं। द बेस्ट वी कैन डू इज रफली स्पीकिंग, ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं इज टू से दैट व्हेन देयर आर ओनली अ फ्यू सोर्सेज, जहां पर कुछ ही सोर्सेज हैं, से टू इंटरफेरिंग सोर्सेज, देन द रिजल्ट इज यूजुअली कॉल्ड इंटरफेरेंस। जब आपके पास हम कहते हैं कि दो सोर्सेज हैं, एक या दो सोर्सेज हैं या तीन सोर्सेज हैं, तो हम कह देंगे ये क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, then the result is usually called interference. But if there is a large number of them, और अगर बहुत सारे सोर्सेज हैं, यानी कि स्लिट की इस तरह देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो हम क्या कह देते हैं? डिफ्रैक्शन है। लिखिए इस चीज को नंबर 1। ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है तो उसी की लाइन कहूंगा। when there are only a few sources, when there are only a few sources, say two interfering sources, say two interfering sources, then the result is usually called interference. But if there is a large number of them, it seems that the word diffraction is more often used. Clear? Large sources ब्रैकेट में लिखना सिंगल स्लिट, the word diffraction is more often used. एक तो ये बात समझ में आ गई कि अगर बहुत सारे सोर्सेज हैं तो डिफ्रैक्शन, नहीं तो इंटरफेरेंस। अब जरा सोचो, ये आपने दो स्लिट ली और आप इससे वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेते हो, बट रियलिटी क्या ये नहीं है कि यहां से जो लाइटें जाती होगी वो भी स्प्रेड होती होगी, और यहां से जो लाइटें जाती होगी वो भी स्प्रेड होती होगी? तो ये भी क्या है? एक तरह का डिफ्रैक्शन। ये भी क्या है? एक तरह का डिफ्रैक्शन। और जब हम पूरे की बात करते हैं तो हम क्या बात कहते हैं? इंटरफेरेंस। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ एक सिंगल स्लिट की बात करते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। और अगर एक सिंगल स्लिट की बात करते हो डिफ्रैक्शन, लेकिन हमें यहां पर जो मिल रहा है वो एक पैटर्न जिसमें जीरो ब्राइट मिला था, फर्स्ट डार्क वाईडीएससी वाला, वो बेसिकली क्या था कि वो एक इंटरफेरेंस था। तो जब हमने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करा है तो हमने इंटरफेरेंस का यूज करा था। समझ आ रही बात? और इंटरफेरेंस की बात करें तो यह भी दो डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिलाकर के जो पैटर्न बना है उसको आप वाईडीएससी के पैटर्न कह रहे हो। बनाइए इसको। बिल्कुल ए डिस्टेंस ये मान लीजिए, इसको आप ए कहते हो और इसको आप स्मॉल डी कहते हो। ठीक है, अब अगली लाइन सुनो एनसीईआरटी की। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी मस्ट नॉट
that the pattern on the screen is actually a superposition of single slit diffraction from each slit, है ना? The pattern on screen is basically in YDAC is basically superposition of diffraction patterns of each slit. लिखिए इसके साथ में, आगे लाइन पढ़ रहा हूं. एंड द डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न. क्लियर? ओके. मतलब क्या कह रहा है? इसका डिफ्रेक्शन और इन दोनों का तीन चीजें मिल रही हैं, ध्यान रखना. स्लिट, ये स्लिट और इन दोनों को मिलाकर के जो मिलता है वो, इन सबको मिलाकर के एक पैटर्न बनता है जिसको आप YDC का पैटर्न कह रहे हो. एक बार फिर पढ़ रहा हूं. इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी मस्ट नोट दैट द पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज एक्चुअली सुपरपोजिशन ऑफ किस का? सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन फ्रॉम ईच स्लिट एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इन दोनों का प्लस इस पूरे सिस्टम का एक, तो वो सब मिल जाता है. ओके, चलिए. दिस इज शोन इन द फिगर 10.17. और वो 10.17 का फिगर इन्होंने बनाया है. क्या बनाया है अब उसको समझिए. दो पैटर्न मिलाने हमें. नंबर 1, डिफ्रैक्शन पैटर्न of two slits of each slit plus YDAC कह सकते हो, प्लस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ टू स्लिट. ये दो पैटर्न बता रखे हैं. हाँ, इन सबको मिलाकर के आपको एक मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ टू स्लिट्स. ठीक है. अब ये एक डायग्राम बनाता है और कहता है कि ये देखिए आप, ऐसा है. और इसने क्या करा, जो डायग्राम बनाया है वो ये है. इन दोनों को मिलाकर के स्लिट पैटर्न कैसा दिखता है वो देखिए. ये था आपका डिफ्रैक्शन पीक. तो डिफ्रैक्शन पीक की डिस्टेंस कितनी होती है? 2 बीटा. और ये क्या है? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. मैंने माना यहां से यहां तक कितनी फ्रिंज है? 1 2 3 ऐसे करके n फ्रिंजेस हैं. n इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यानी कि YDAC फ्रिंजेस फॉर्म्स अ डिफ्रैक्शन पीक. बनाइए इसको. और डिफ्रैक्शन में YDAC में जो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती थी उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होती थी? बीटा. उसको मैं यहां पे कहता हूं बीटा. ठीक है. और इस बीटा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. और यहां पर 2 बीटा था आपके पास डिफ्रैक्शन का, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन A.
तो मैं कह सकता हूं एन बीटा, इसको बीटा डैश कह देता हूं। एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है? बीटा। तो दो फ्रिंज की 2 बीटा, इंटरफ्रेंस में सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होती है, तो एन बीटा डैश इज इक्वल टू 2 बीटा। ये क्या है? जीरो ब्राइट ऑफ डिफ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। अब दोनों की मैं वैल्यू रख देता हूं, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सॉरी, और 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, यानी कि एन कहां गया? ये रहा। अब काट पीट करके अगर आप देखोगे तो n इज इक्वल टू 2d अपॉन ए। लिखिए इसको, है जीरो ब्राइट के अंदर ही डार्क और ब्राइट दिखता है। देखो ये है डिफ्रैक्शन। आपको याद होगा इस डिफ्रैक्शन को जब हमने जीरो ब्राइट को एक्सप्लेन करा था तो हमने ये माना था कि यहां पर कई सारे सोर्सेज हैं, ये सब आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी ब्राइट बनती होगी ना, वो सारी ब्राइट ये रही, और ये मिलकर के एक पैटर्न बनाता है पूरा हमारे पास 2 बीटा का। तो इसका इसका इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका इसका इंटरफेरेंस, इसका इसका इंटरफेरेंस, सबका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, तो सबकी ब्राइट ब्राइट बनती जाती है इस तरह से। तो वो सारी ब्राइट मिलकर के आपको एक बड़ा सा ब्राइट दिखता है जिसको आप डिफ्रैक्शन ब्राइट कहते हो। लिखिए लिखिए लिखिए, आएगा मजा जिंदगी में। और फिर इसने चलाया रामबाण, वो रामबाण भी देखना अभी। नहीं नहीं, अब देखिए, अब यहां देखिए क्या कहता है। चला सपोज कीजिए स्लिट का साइज बहुत छोटा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पैटर्न कैसा बनने वाला है? ऐसा। और ये रहा आपके पास डिफ्रैक्शन पीक। डिफ्रैक्शन पीक कैसा हो गया? ये फ्लैट। यानी कि जब नंबर ऑफ सोर्स, जब स्लिट विड्थ बहुत छोटी हो जाती है, स्लिट विड्थ बहुत छोटी हो जाती है तो सोर्सेज भी कम हो जाते हैं, और जब सोर्सेज कम हो जाते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। यही पहली लाइन में लिखाया है। तो डिफ्रैक्शन पीक क्या हो गया? और फिर उसने एक और बात कही थी कि जब सोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सोचो स्लिट विड्थ है ये मैंने छोटी कर दी, ये हो गई इतनी सी, बहुत छोटी हो गई, तो सोर्स कितना हो गया? बहुत कम आ गए। और जितने कम सोर्सेज होंगे उतना ही इंटरफेरेंस पैटर्न ज्यादा हेवी हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। और अगर सोचो ये स्लिट विड्थ मैं बढ़ा देता हूं, इतना कर देता हूं, तो नंबर ऑफ सोर्सेज बहुत सारे हो जाएंगे, फिर इसको क्या बोलोगे आप? डिफ्रैक्शन। तब क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। यानी कि इसको बनाने के लिए जितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लगी हैं वो कम हो जाएंगी, तो ये आपका इस तरह का पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि यहां मुश्किल से 1-2 फ्रिंजेस ही आ पाएंगी। तो इसको आप कहते हो कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आ गया। और डिफ्रैक्शन पैटर्न इसमें कैसा था? बिल्कुल फ्लैट। तो वो चीज नहीं दिखेगी आपको, फिर ये दिखेंगी कि सारी ब्राइट 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 सब कुछ दिख रहा है, ये इंटरफेरेंस हो गया। लेकिन जैसे स्लिट विड्थ आपने बढ़ा दी, नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ गए, तो अब ये जो फ्रिंजेस हैं इनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे इनकी संख्या कम हो जाएगी, ये आपके पास और पास आ जाएगा। पास आते ही क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न हो जाएगा। बनाइए इसको एक बार, ये पेज दोबारा पढ़ना एनसीईआरटी का, और एग्जाम्पल 10.5 भी कर लेना, इजी है। अब आज जो जब ये पढ़ाया था पेज नंबर 370, इसमें पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा है पहली लाइन में? लिखाया तो है, क्या लिखा है? When there are a few sources, say 2,
जैसे बहुत कम सोर्सेस है, एक या दो। अब अगर आपने स्लिट विड्थ बड़ी ले ली तो सोर्सेस तो बहुत सारे हो जाएंगे। कम सोर्सेस के लिए स्लिट विड्थ कैसी होगी, बहुत छोटी होगी। तो जितनी छोटी स्लिट विड्थ होगी उतने ही कम सोर्सेस आएंगे और उतना ही इंटरफेरेंस पैटर्न डोमिनेट कर जाएगा। और आपको इंटरफेरेंस दिख रहा है यहां पे, और देखिए नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बढ़ गई। नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बढ़ने का मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है आपको। और जब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ही कम हो गई तो आपको दिखेगा कहां से, तो क्या दिख रहा है आपको, डिफ्रैक्शन। ये उसने पहली लाइन को यहां से कनेक्ट करा है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसको दोबारा देखना, ये थ्योरी वाला पोर्शन है बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और मुझे डाउट भेजना चालू कर दीजिए। मेरे पास सिर्फ डॉपलर इफेक्ट बाकी बचा है लाइट का, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा।